वेलकम टू एसएस एस्पिरेंट्स ट्यूटोरियल्स बाय बीके पांडे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चौथा सेशन है और हम सेक्शन ए के थर्ड पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एमओडी फाइनेंस, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आर्म फोर्सेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। हमने पिछले 3-4 सेशन में काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी कुछ सीखा है, और आज मैं आपको कुछ पिक्टोरियल पीपीटी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मेनली क्या है, इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर को जानेंगे। लास्ट सेशन जब हुआ था तब हमने देखा था कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कितने कमांड्स हैं, टेक्निकल कमांड कौन से हैं, ट्रेनिंग कमांड कौन सा है, ऑपरेशनल कमांड कौन सा है, उसी को और डिटेल्स में विजुअल माध्यम से आज जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा आज का मेन टॉपिक? ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड कमांड्स। इसी के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत बढ़िया फोटो है इंडियन आर्मी का। ये देखते ही सभी को गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो देश की रक्षा के लिए हमेशा ही तत्पर है। तो एक प्राइड का सब्जेक्ट है। तो एक अच्छा फोटो मुझे मिला तो मैंने कहा इस पीपीटी में डाल दिया जाए। यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। एक ही चीज़ को समझाने के लिए मैंने मोर देन वन स्लाइड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा संभावना है और सबसे अधिक कंफ्यूजन भी यहाँ पे होता है। ये आर्मी हेडक्वार्टर का स्ट्रक्चर दिया गया है और आर्मी के वेबसाइट से ही इसे लिया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में जो हेड करता है उसे हम कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और इनकी जो रैंक होती है वो क्या होती है? जनरल रैंक की होती है। ये जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। अब दूसरे दिन ये चर्चा हुई थी कि सर फील्ड मार्शल क्या होता है। जब हमारा जो सबसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो जनरल रैंक का होता है, तो फिर जो सर मानेकशॉ और कुछ और लोगों की बात हुई थी वो क्या होता है, फील्ड मार्शल क्या होता है। तो आपको हमने क्या समझाया था? आपको हमने समझाया था कि आर्म फोर्सेज में दो तरह के रैंक है। एक है जिसे हम कहते हैं एक्टिव रैंक या ऑपरेशनल रैंक, और दूसरा होता है जो आर्म फोर्सेज ने सभी तीनों सेनाओं के लिए रैंक तो रखा है, लेकिन वो वॉर मेमोरियल रैंक होता है। इट मीन्स कि किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तब उसे, और वो कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जो सर्वोच्च बलिदान की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें उस रैंक से नवाजा जाता है। इसे हम कहते हैं सेरेमोनियल रैंक। तो तीनों सेनाओं में एक एक सेरेमोनियल रैंक है। आप लोग चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, अपने अपने कॉपी पेन पे ध्यान से नोट कर सकते हैं। आर्मी में फील्ड मार्शल, नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट एंड एयर फोर्स में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आर्मी के अंतर्गत जो सेरेमोनियल रैंक है दैट इज कॉल्ड फील्ड मार्शल, नेवी के अंदर जो सेरेमोनियल रैंक है दैट इज कॉल्ड एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एंड एयर फोर्स के अंदर जो सेरेमोनियल पोस्ट है रैंकिंग है उसको कहते हैं मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ये तीनों जो आप रैंक देख रहे हैं ये एक्टिंग रैंक नहीं है, एक्टिव रैंक नहीं है। दैट मीन्स कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किस रैंक के होते हैं, तो आपका जो जनरल आंसर बनेगा या सामान्य आंसर आप देंगे वो आप कहेंगे जनरल, ये जनरल रैंक के होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि आर्मी में सर्वोच्च पद, मरणोपरांत या सेरेमोनियल रैंकिंग सर्वोच्च कौन सा है, या आर्मी अधिकारी के किसी भी आर्मी चीफ के द्वारा सर्वोच्च रैंक कौन सा अभी तक ग्रहण किया गया है, देन आपका आंसर हो जाना चाहिए फील्ड मार्शल। क्योंकि दो ऐसे सेना के पूर्व जनरल रहे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आर्मी का सबसे चीफ ऑफ द आर्मी का रैंक क्या होता है, तो आंसर होगा जनरल। और आपसे पूछा जाए कि आर्मी किसी इंडियन आर्मी के सर्वोच्च रैंक को धारण
इंडियन आर्मी का कोई अधिकारी किस मरणोपरांत या सेरेमोनियल रूप से किसी सर्वोच्च पद को धारण कर सकता है, तो आपका आंसर होगा फील्ड मार्शल। यहाँ पे मैं इस टॉपिक को स्टॉप करता हूँ। फिर से आते हैं आर्मी हेडक्वार्टर के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसका रैंक होता है जनरल, 4 स्टार ऑफिसर कहलाते हैं। और ये जो फील्ड मार्शल की मैंने बात बताई, ये 5 स्टार जनरल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे आप देख रहे हैं कि ऑपरेशनल कमांड्स, देयर आर 6 ऑपरेशनल कमांड्स, हमने पहले भी चर्चा की है। और कौन इसको कमांड करता है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी कमांडर, जीओसी इन सी। इनका रैंक क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल का, और ये 3 स्टार ऑफिसर होते हैं। उसके नीचे ऑपरेशनल कमांड्स के नीचे क्या होता है, कॉर्प्स होता है, और कॉर्प्स को जो हेडेड करते हैं उनको हम कहते हैं जीओसी कॉर्प्स कमांडर, और इनका जो रैंक होता है ये होता है लेफ्टिनेंट जनरल का। कॉर्प्स के नीचे डिवीजन, और डिवीजन को जो हेड करता है उसको कहते हैं डिवीजन कमांडर, और इनका रैंक होता है मेजर जनरल का। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 स्टार। उसके नीचे ब्रिगेड होता है, और ब्रिगेड को हेड करने वाले ऑफिसर को कहते हैं ब्रिगेड कमांडर, और उनका रैंक होता है ब्रिगेडियर। इसके नीचे बटालियन या रेजिमेंट कहलाता है। आपने सुना होगा सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ब्रिगेड के नीचे क्या है, रेजिमेंट है या बटालियन है, और इसको जो हेडेड करता है उसे कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर, सीओ। बहुत कॉमन रूप से आप लोग सुनते होंगे सीओ के बारे में। जब आपका पेंगोंग झील के पास जब चीन के साथ कुछ झड़प हुई थी, तो वहां पे भी आपने सुना होगा कि संतोष बाबू थे शायद, वो सीओ थे उस बटालियन के, उस रेजिमेंट के, और इनका रैंक क्या होता है, कर्नल रैंक के होते हैं ये। देन राइफल कंपनी होता है, और इसको जो हेड करते हैं उसे कहते हैं कंपनी कमांडर, और इनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर। उसके नीचे प्लाटून होता है, इसे हेड करता है प्लाटून कमांडर, और इसका रैंक होता है जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। देन सबसे नीचे जो होता है वो होता है सेक्शन, और इसे सेक्शन कमांडर हेड करता है, और इसका रैंक होता है हवलदार। तो आपने क्या देखा, सेक्शन से लेकर के और ऑपरेशनल कमांड तक, यानी प्रत्येक कमांड में यही स्ट्रक्चर होगा। जितने भी 6 कमांड आप देख रहे हैं ऑपरेशनल कमांड, उस प्रत्येक कमांड में जो स्ट्रक्चर्ड होगा वो इसी तरह से होगा। कमांड के नीचे कॉर्प्स होंगे, कॉर्प्स के नीचे डिवीजन होंगे, डिवीजन के नीचे ब्रिगेड होंगे, उसके नीचे बटालियन या रेजिमेंट होंगे, देन राइफल कंपनी, देन प्लाटून, और सबसे नीचे सेक्शन। दूसरी तरफ एक ट्रेनिंग कमांड है। अब इस ट्रेनिंग कमांड को जो हेड करता है वो होता है, यहाँ पे भी जीओसी इन सी। जिस तरह से बाकी कमांड को जीओसी इन सी हेड करता है, उसी तरह से ट्रेनिंग कमांड को भी जीओसी इन सी हेड करता है, और इनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल का। क्योंकि बाकी कमांड का भी जो रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल, तो ट्रेनिंग कमांड को भी हेड करने वाले अधिकारी का रैंक लेफ्टिनेंट जनरल। इसके नीचे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, 2 कैटेगरी में बांटा गया है ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को। कैटेगरी ए जो है वो कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल एंड मेजर जनरल, जबकि कैटेगरी बी है वो कमांडेड बाय मेजर जनरल एंड ब्रिगेडियर। तो ये 2 तरह के ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इनके हैं ऑफिसर्स एंड जेसीओज को ट्रेंड करने के लिए, इसलिए कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी की बात करता है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, एक स्टैटिक फॉर्मेशन एरिया देख रहे हैं। आपको कल पिछले सेशन में बताया गया था कि हम 2 रूप से बांटते हैं, स्टैटिक एज वेल एज ऑपरेशनल। तो ये जो ऑपरेशनल कमांड आपने देखे, जिसमें कॉर्प्स, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, राइफल, प्लेटून, सेक्शन देखे, दूसरी तरफ एक स्टैटिक फॉर्मेशन भी काम करता है, जिसे हम कहते हैं एरिया, और उसके नीचे होता है सब एरिया। एरिया को हेड करने वाला जो अधिकारी होता है वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, और सब एरिया को हेड करने वाला अधिकारी होता है मेजर जनरल रैंक का। अब एक बार में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया है, कहीं से पिक्चर्स लाके रखा है आपके पास, ताकि आप इसे आराम से 2 बार 3 बार 4 बार जब देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि
आर्मी हेडक्वार्टर या आर्मी का स्ट्रक्चरिंग क्या है। ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्म फोर्सेस के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। तो आई होप कि आप इस पीपीटी को ठीक ठाक से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम लास्ट में लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड था उसी को एक दूसरे रूप में समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दिया गया था कि कितना स्टार वगैरह है, यहाँ पे उसे हटा दिया गया। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ऑपरेशनल कमांड टोटल 6 कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, दूसरी तरफ ट्रेनिंग कमांड टोटल 1 कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल। और सेम चीज ऑपरेशनल कमांड को आप दो भागों में किस तरह से बांट सकते हैं। एक तो आपका ऑपरेशनल कमांड का जो हायरार्की है, कॉर्प्स, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, राइफल कंपनी, प्लेटून एंड सेक्शन। दूसरी तरफ स्टैटिक फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत एरिया एंड सब एरिया। और अनदर साइड में ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो पिछला स्लाइड और ये स्लाइड, इन दोनों स्लाइड को अगर आप 2-3 बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आर्मी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने के पूरे चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। इसी चीज को और विजुअलाइज करने के लिए एक और स्लाइड यहाँ पे दिखाया गया। देखिए सबसे नीचे क्या था, सेक्शन था। तो देख रहे हैं सेक्शन को कितना छोटा सा दिखाया गया, 2-3 लोग, यानी बहुत सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका सेक्शन। कुछ सेक्शंस मिलके क्या बनाते हैं, प्लेटून बनाते हैं, और कुछ प्लेटून मिलके कंपनी बनाते हैं। इसी तरह से कुछ कंपनी मिलके बटालियन का निर्माण करेंगे, और जब कुछ बटालियन मिल जाएंगे तो ब्रिगेड का निर्माण होता है, और कुछ ब्रिगेड मिलके डिवीजन बनता है, कुछ डिवीजन से कॉर्प्स बनता है, और कुछ कॉर्प्स को मिला करके एक कमांड बनता है। तो पिछले 3 स्लाइड्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे वो उसको हेड करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं। तो आई होप इस 3-4 स्लाइड्स के माध्यम से आप बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक जो आप पढ़ रहे होंगे डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स में या कहीं भी लैंग्वेज के रूप में, तो लैंग्वेज के रूप में जब आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन अधिक होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप इस तरह से देखते हैं पिक्टोरियल रूप में, तो आप, या कह सकते हैं कि ग्राफिक्स के रूप में, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो आर्मी के अलग अलग कमांड्स हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कल भी हमने बताया था, यानी पिछले सेशन में भी बताया था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। देन सेंट्रल, ये इसके लोगो हैं, अलग अलग कमांड का लोगो दिया गया है। ये सेंट्रल कमांड लखनऊ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउदर्न कमांड पुणे, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, और इंडियन एयरफोर्स का यह जो स्लाइड है, यहाँ पे भी आपको मैंने कल भी एक पिछले सेशन में भी एक पीपीटी दिखाया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग पोस्ट को बताया गया था। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, उसी चीज को बताया गया है। क्या है, एयर चीफ मार्शल, देन एयर मार्शल, देन एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, और इस तरह से ये सारे पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको जब आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इसे अच्छे से गौर से देखेंगे। अब एयरफोर्स के को दोबारा से स्ट्रक्चर वाइज कर दिया गया है। कमीशन्ड ऑफिसर कौन कौन होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कौन होते हैं, और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर कौन होते हैं, एंड अदर पर्सनल के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं। कहीं पे किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। रिक्वेस्ट ये है आपसे कि माइक जिनका भी अनम्यूट है उसे प्लीज म्यूट कर लें और कोऑपरेट करें। तो कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एंड अदर पर्सनल। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उसके कमांड को यहाँ पे दिखाया गया।
प्रीवियस पीपीटी में भी आपको उस कमांड के नाम दिखाए गए थे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, साउदर्न एंड साउथ वेस्टर्न। अब इसको बड़ा बढ़िया एक फोटो के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से दिखा दिया गया है। यदि आप एग्जामिनेशन के दौरान किसी का हेडक्वार्टर भूल जाते हैं, बट आपके दिमाग में ये पिक्टोरियल चीजें दिमाग में सेट होती है, तो बहुत आसानी से उसके हेडक्वार्टर को आप आंसर ऑप्शंस के माध्यम से देख सकते हैं। कितना बढ़िया दिखाया गया है। साउदर्न ट्रेनिंग कमांड, ठीक है, मेंटेनेंस कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड। अब इस पिक्चर को दिमाग में रखिए और साथ में हेडक्वार्टर को देख लीजिए, तो बहुत आसानी से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसे समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी स्लाइड है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इनके ऑफिसर्स के रैंकिंग को रिलेट किया गया है कि इंडियन आर्मी का कौन सा अधिकारी इंडियन एयरफोर्स के किस अधिकारी के इक्विवेलेंट है, और उसी तरह से इंडियन नेवी का कौन सा अधिकारी उसके इक्विवेलेंट है। चूंकि ये फोटो इमेज को यहाँ पे पेस्ट किया गया है, इसलिए आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। यदि आप में से जो लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठे हुए हैं, वो नोट कर ले, मैं नोट करा रहा हूं। आई होप कि आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे, अगर आप एसएस के दृष्टिकोण से बैठे हैं तो। और अगेन रिक्वेस्ट है कि कहीं पे किसी एक बंदे का माइक्रोफोन क्या है आपका अनम्यूट है, तो उसे म्यूट कर लें तो ज्यादा मेहरबानी होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर अगर प्रॉब्लम हुई तो बाकी लोग भी सफर करेंगे। ठीक है। ईशान सूद मुझे कह रहे हैं कि प्लीज म्यूट ऑल स्टूडेंट। कोई बात नहीं, आई होप कि आप लोग समझदार हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गलती से किसी का रह रहा है। मैं अगर म्यूट ऑल स्टूडेंट कर देता हूं ना, तो वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है, वो ये दिखाता है कि आप लोग इतने समझदार नहीं है, बट मैं मानता हूं कि आप सभी समझदार हैं, आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। आप लोगों में से जिन लोगों ने पेन पेपर लेके बैठा हुआ है, वो प्लीज नोट करें। मैं इस पे नहीं कर पाया पीपीटी के द्वारा, उसको बनाना पड़ता, मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये फोटो है, उसी फोटो में क्या लिखा हुआ है उसको आप समझिए। आप 3 कॉलम बना सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब आर्मी का पहला जो पोस्ट है वो है फील्ड मार्शल, उसके इक्विवेलेंट नेवी का पोस्ट है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। नोट करते चलिए, आर्मी का पहला पोस्ट है फील्ड मार्शल, उसके इक्विवेलेंट नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ये तीनों सेरेमोनियल पोस्ट हैं, जो एक्टिंग पोस्ट नहीं है। इट मीन्स कि सामान्य तौर पे ये पोस्ट किसी को भी नहीं दी जाती है, इट इज कॉल्ड सेरेमोनियल पोस्ट। देन एक्टिंग पोस्ट कहां से शुरू होता है? आर्मी के लिए जनरल, नेवी के लिए एडमिरल, एयरफोर्स के लिए एयर चीफ मार्शल। उसके नीचे आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी के लिए वाइस एडमिरल, एयरफोर्स के लिए एयर मार्शल। देन चौथे नंबर पे चंदन कुमार शायद नहीं सुन पाए, अगेन दोबारा कह रहा हूं। तीसरे नंबर पे था लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी के लिए वाइस एडमिरल, एयरफोर्स के लिए एयर मार्शल। चौथे नंबर पे आर्मी के लिए मेजर जनरल, नेवी के लिए रियर एडमिरल एंड एयरफोर्स के लिए एयर वाइस मार्शल। चौथे नंबर पे अगेन रिपीट कर रहा हूं, आर्मी के लिए मेजर जनरल, नेवी के लिए रियर एडमिरल, एयरफोर्स के लिए एयर वाइस मार्शल। पांचवें नंबर पे आर्मी के लिए ब्रिगेडियर, नेवी के लिए कमोडोर, एयरफोर्स के लिए एयर कमोडोर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आर्मी के लिए ब्रिगेडियर, नेवी के लिए कमोडोर, एयरफोर्स के लिए एयर कमोडोर। देन छठे नंबर पे आर्मी के लिए कर्नल, नेवी के लिए कैप्टन, एयरफोर्स के लिए ग्रुप कैप्टन। रिपीट कर रहा हूं, छठा आर्मी के लिए कर्नल,
नेवी के लिए कैप्टन, एयरफोर्स के लिए ग्रुप कैप्टन। देन 7वें नंबर पे आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी के लिए कमांडर, एयरफोर्स के लिए विंग कमांडर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं 7वें नंबर का, आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी के लिए कमांडर, एयरफोर्स के लिए विंग कमांडर। नेक्स्ट 8वें नंबर पे आर्मी के लिए मेजर, नेवी के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर, एयरफोर्स के लिए स्क्वाड्रन लीडर। आर्मी के लिए मेजर, नेवी के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर, एयरफोर्स के लिए स्क्वाड्रन लीडर। 9th नंबर पे आर्मी के लिए कैप्टन, नेवी के लिए लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट। 10वें नंबर पे आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट, नेवी के लिए सब लेफ्टिनेंट एंड एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग ऑफिसर। इसे मैं आपको फोटोज वाला भी व्हाट्सएप कर दूंगा, बट आई होप कि आप लिख रहे होंगे। और लिखने का फायदा ये होता है कि आपको चीजें आसानी से याद होती हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे वो इसे नोट कर रहे होंगे। तो ये था आपका सर्विस ऑफिसर्स रिलेटिव रैंक्स। तो आज हमने कुछ चीजों को जाना है, जिसमें कोशिश ये रही है कि आपको कुछ फोटोज के माध्यम से ऐसे पीपीटी, ऐसे स्लाइड्स जो पिक्चर्स के रूप में है, उसको दिखा करके कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। अब आपका जो रोल बचता है, अब आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। जो लोग भी जुड़े हुए हैं, किस चीज का स्टडी कीजिए? एक बार जो हमने आपको भेजा है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, उसे देख लीजिए। डिफेंस सर्विस एस्टीमेट किताब अगर आपके पास अवेलेबल है उसे देख लीजिए। अदरवाइज मैं मंडे को, अगर किताब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं मंडे को, मेरे पास उपलब्ध है किताब और नई किताब उपलब्ध है, तो मंडे को मैं इसका स्कैन करवा के और पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इसे स्टडी कीजिए और आपका ये पार्ट मोटे तौर पे कंप्लीट हो गया। कुछ चीजें अभी भी रह रही हैं, लेकिन वो आप किताब को जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ कमिटीज हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा नहीं की। इसी तरह से आर्मी के कुछ जो अलग अलग यूनिट्स हैं, जो कॉर्प्स हैं, जैसे मेडिकल कॉर्प्स, डेंटल कॉर्प्स, इनके क्या फंक्शन है, मैं समझता हूँ कि नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। तो जब आप वो बुक को पढ़ेंगे, पीडीएफ मटेरियल को पढ़ेंगे, तो वो वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, उनके वेबसाइट पे जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो मैंने ऑलरेडी उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब मुझे उसे सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा उसे रिफॉर्मेट करना है, जिससे कि सही तरीके से आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए। तो मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं मानता हूं कि आपका ये पोर्शन, जो कि आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन था, सिलेबस मेरे हाथ में है। हमने समाप्त कर लिया है अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमओडी, सर्विस हेडक्वार्टर एंड अदर अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सोर्स था एमओडी वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अपेंडिक्स ए एंड बी टू डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स। इतनी चीजें हमने समाप्त कर ली है। अब इसी पोर्शन में कंटिन्यूएशन में जो आपका आगे सिलेबस है वो है चैप्टर 1, 4, 6, 9 एंड 10 ऑफ ओएम पार्ट 1 रिवाइज्ड एडिशन 2014 इंक्लूडिंग वर्किंग ऑफ पीसीडीए न्यू दिल्ली। तो अब अगर आप लोग कल के सेशन में टेस्ट वगैरह लेने के बाद, थोड़ी सी चर्चा करने के बाद, जो नेक्स्ट वेडनेसडे को सेशन होगा उसमें हम शुरू करेंगे OM1 के चैप्टर 1 को, ताकि हम जो 1, 2 और 3 सेक्शन 1 के जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें तीसरे वाले पोर्शन को कंप्लीटली समाप्त कर सके। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि कौन सा OM लागू होगा। तो आप जानते हैं कि जो नया ऑफिस मैनुअल वेबसाइट पे आया सीजी के, वो अगले दिन ही समाप्त हो गया। इट मीन्स कि अभी भी पुराना जो OM है वही एप्लीकेबल है, और भले ही OM नए तरीके से लिख दिया जाएगा, फिर भी इन चैप्टर्स में जो मैटर्स है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपका क्या कर रहा हूँ, इस सेशन को
जो प्रेजेंटेशन साइड है वो समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ जो रिकॉर्डिंग में आएगा। ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा सेंसिबल होकर के आंसर दीजिएगा, और जिनसे पूछा जाएगा वो अपना माइक अनम्यूट करके आंसर देंगे, ताकि जो रिकॉर्डिंग जाए वो फ्रेश जाए और किसी तरह का वहां पे नॉइज फील ना हो कि एक ही साथ कई लोग बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। विच कमिटी डील्स विथ द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स। रिपीट कर रहा हूं, विच कमिटी डील्स विथ द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स। ऑप्शन है आपके डिफेंस मिनिस्टर्स कमिटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, नीति आयोग, नन ऑफ दीज। अब मैं जिनसे पूछूंगा हैंड रेज करें जिन लोगों को पता है। काफी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, वेरी गुड। चलिए चंदन कुमार बताएंगे इसका आंसर। चंदन कुमार। सर ए। क्या है ए में? डिफेंस मिनिस्टर्स कमिटी। जी सर। ठीक है, हेलो। आंसर राइट है। सभी लोग दोबारा से इसको सुन लीजिए। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन था विच कमिटी डील्स विद द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम। आंसर इज द डिफेंस मिनिस्टर कमिटी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। विच रैंक ऑफिसर इज कॉर्प्स कमांडर। विच रैंक ऑफिसर इज कॉर्प्स कमांडर, जो अभी अभी बताया गया है आपको। ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, विच रैंक ऑफिसर इज कॉर्प्स कमांडर। ऑप्शन इज द लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर। हैंड रेज करें जिन लोगों को पता है। चंदन, अमन गुप्ता ने हैंड रेज किया है, देन निर्मल कुमार का हैंड रेज है, प्रीतम सेन का हैंड रेज है, भवन सिंह हैंड रेज किए हुए हैं। तो इसका मतलब कि अभी भी बहुत सारे लोग को नहीं पता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। हर्ष कक्कर बताइए क्या आंसर होगा? सर लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल। कोई व्यक्ति चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि किताब उताब खोल के बैठे हुए हैं? ये काम मत कीजिएगा। हाँ, ये जरूरी है, बिकॉज मैं कोई हवा में तो तीर मार के आंसर पूछ नहीं रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा मत कीजिएगा। ये पूछ इसलिए रहा हूँ कि आपको याद कितना है ये देखना है मुझे। तो बहुत सही आंसर दिया है हर्ष कक्कर ने, लेफ्टिनेंट जनरल। अभी अभी बताया था ना कि कौन सा ऑफिसर कॉर्प्स को हेड करता है, कॉर्प्स कमांडर कौन होता है, दैट इज द लेफ्टिनेंट जनरल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ अ प्लाटून कमांडर इज। रैंक ऑफ अ प्लाटून कमांडर इज। ऑप्शन इज द लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जेसीओ। अब दोबारा से हैंड रेज कर लीजिए जिन लोगों को पता है ये। सीमा कुमारी ने हैंड रेज नहीं किया, अच्छा मुझे लगा किया हुआ। रितिका कृति आंसर दीजिए। जेसीओ। जेसीओ इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो रितिका कृति ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लाटून कमांडर जेसीओ रैंक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी। ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4। हैंड रेज करें अगेन। जिन लोगों का हैंड रेज नहीं है वो ध्यान रखें कि आगे ध्यान से इस चीजों को समझिए, पढ़िए, तो आपका आंसर सही होगा। ईशान सूद हैंड रेज ही नहीं है। ईशान सूद पता है इसका आंसर? सर शायद 2 लग रहा है। लग रहा है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? कोई आदमी कंफर्म करें, 2 इज द राइट आंसर। सही है सर। आई थिंक 3 है सर। मंटू कुमार कह रहे हैं 3 है। और कोई बताइए।
सर ऑपरेशनल कमांड 2 है टू है सर, टू है सर ऑपरेशनल कमांड नेवी का। अभी किसी ने बहुत ही क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सर ऑपरेशनल कमांड 2 है, तो मैं मान लेता हूँ बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑपरेशनल कमांड 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न नेवल कमांड कंट्रोल्स ऑपरेशन ओवर, दोबारा से सुनिए, वेस्टर्न नेवल कमांड कंट्रोल्स ऑपरेशंस ओवर अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन। हैंड रेज करना है जिनको पता है। सर हैंड रेज का ऑप्शन ही नहीं दे। नहीं है हैंड रेज का ऑप्शन है, लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। नरेन बताएं। नरेन ने हैंड रेज किया हुआ है, बताइए क्या होगा आंसर। कोई बात नहीं। बवन सिंह, आपने भी हैंड रेज किया है, अनम्यूट करके बताएं। अरबियन सी। वेरी गुड, अरेबियन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डिफेंस सेक्रेटरी ओवररूल द एडवाइस ऑफ द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। दोबारा से सुनिए, कैन डिफेंस सेक्रेटरी ओवररूल द एडवाइस ऑफ द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस FADS। आंसर ऑप्शन इज द नो, यस, कैन नॉट से, नन ऑफ दिस। सर इसका आंसर नो होगा। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। यस कर सकते हैं सर। यस होगा सर, यस होगा। यस होगा। देखिए क्यों होगा, लॉजिकल सोचिए। किसी ने कहा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है कि जो सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस है वो डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे है ना। आपने जब हायरार्की देखी थी MOD की, तो उसमें क्या देखा था, जो हेड ऑफ MOD है वो होता है सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस क्या है, DOD का एक विंग है जिसका एक क्या कहते हैं हेड है, दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस या FADS। अब ये जो फाइनेंशियल एडवाइस देगा उसे कभी भी जो एग्जीक्यूटिव होगा, यानी बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि जो सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस है वो एग्जीक्यूटिव है और FADS कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, यानी हमारे जो DAD के बिहाफ पे बैठा हुआ है। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारे द्वारा यानी DAD के द्वारा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर कोई एडवाइस दिया जाता है तो एग्जीक्यूटिव के पास ये अथॉरिटी है कि उसे क्या कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। तो जब हमारे यहाँ मान लीजिए आप कोई CDA बैठा हुआ है और वो अपने इक्विवेलेंट किसी एग्जीक्यूटिव को कोई एडवाइस कर रहा है और वो ओवर रूल कर सकता है, तो वहां तो सेक्रेटरी बैठा हुआ है। तो आंसर इज द यस। क्यों यस हुआ? क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो फाइनेंस के एडवाइस को माने या ओवर रूल करे, लेकिन ओवर रूल ऐसे नहीं कर सकता है। क्या और करना होता है उसके लिए, रीजन जस्टिफाइड करना होता है फाइल के ऊपर, बट उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ओवर रूल कर सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ऑल मैटर्स हैविंग फाइनेंशियल बियरिंग आर डेल्ट बाय, all matters having financial bearing are dealt by. Option is the finance division of MOD, Department of Expenditure, Revenue Department, Department of Economic Affairs. हैंड रेज कीजिए। किसी का हैंड रेज नहीं है, एक है नरेन का। फाइनेंस आवाज नहीं आ रहा सर। सनी कुमार, हाँ जी आवाज। फाइनेंस डिवीजन ऑफ MOD सर। फाइनेंस डिवीजन ऑफ MOD, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए थैंक यू। यहाँ पे जाकर के मैं आज के सेशन को एंड कर रहा हूँ।